नमस्कार। आपका गोविंदम डिफेंस एकेडमी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन राष्ट्रपति के टॉपिक को लेकर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले कल अपन ने राष्ट्रपति के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी थी उसके बारे में अध्ययन किया था और उसी के आगे आज अपन फिर से शुरू करेंगे। मतलब कल अपन ने जो राष्ट्रपति पढ़ा था उसके में प्रारंभिक परिचय के बारे में अध्ययन किया था, उसी को अपन क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, आई होप आप पीछे का कल पढ़ के आए होंगे सभी के सभी, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और ज़रूरी भी है क्योंकि पीछे का पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अपना मेन हेडिंग चल रही थी संविधान, और संविधान में अपना टॉपिक क्या चल रहा था, राष्ट्रपति। अपना टॉपिक क्या चल रहा था, राष्ट्रपति को लेकर अपन अध्ययन कर रहे थे। अब राष्ट्रपति को लेकर पढ़ रहे थे, उसमें कल अपन ने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने। आज अपन बात करेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, वगैरह जितनी बातें वो डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की। आगे आज अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की योग्यता। तो बताओ कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो, 2-3 कॉमन योग्यताएं हैं। जैसे पहला, भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक हो तो वही व्यक्ति देश का क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा, दिवालिया व पागल घोषित ना हो, दिवालिया व पागल घोषित ना हो। जो बंदा दिवालिया व पागल घोषित ना हो, इसका मतलब होता है, दिवालिया का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे मान लो कोई बैंक से कर्ज ले लिया, वापस बैंक का कर्ज नहीं चुकाया, तो इस ऐसी स्थिति में बैंक उसे क्या घोषित कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है। और पागल आप जानते हैं सभी के सभी। तीसरा, लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। तो लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, लाभ के पद पर आसीन नहीं हो का मतलब हो गया सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। भाई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष की, 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। और जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वही व्यक्ति किसका चुनाव लड़ सकता है, देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब ये बात इंडियन नेवी, ये क्वेश्चन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो, ये तो पूछा गया था 2019 के अंदर। कब पूछा गया था, 2019 के अंदर। अभी मैं पीछे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, यह तो बहुत बार है, लेकिन अभी मैं लास्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लास्ट बार ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था नेवी में, और एयरफोर्स में भी 2019 में पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु का होना अनिवार्य है। 30 वर्ष, 35 वर्ष ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कितना करना है, तो आपको करना है कितना वर्ष है, 35 वर्ष करना है। तो एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न बनेगा और आएगा, 100% याद रखने योग्य बात है। ये तो हो गई योग्यता। ठीक है, अब बात आती है कि पुनर्नियुक्ति, मतलब पुनर्विचार की अगर बात की जाए तो भारत देश में एक व्यक्ति, भारत देश में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भाई भारत देश में जो एक व्यक्ति है वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, अनेक बार बन सकता है, या 5 बार बन सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, अनेक बार। तो भारत देश में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर यहीं से अमेरिका देश के बारे में पूछा जाए कि अमेरिका देश में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो अमेरिका देश के अंदर एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अमेरिका देश में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत देश में एक व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब ये नेवी एमआर में पूछा गया है, एमआर और जो एनएमआर की एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया है कि भारत देश में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो अनेक बार बन सकता है। और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। और न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से होनी चाहिए। ठीक है, ओके। देखो, इसके अलावा जिक्र किया जाए कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का भारत देश के अंदर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है,
5 वर्ष का होता है। ये तो अब की बारी नेवी 2020 में पूछा गया था, ये नेवी 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है ये। और अगर यहीं से पूछ लिया जाए कि अमेरिका देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने देश का होता है, तो अमेरिका देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। और भारत देश में कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा भारत देश में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, अनेक बार बन सकता है। और अमेरिका देश में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत देश में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ से 3 बड़े प्रश्न हैं, एक तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कितनी बार बन सकता है, ठीक है, इसके अलावा इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और अमेरिका देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात समझ में आई कि सर इसका मतलब जो इन योग्यताओं का पालन करता है वह सभी के सभी क्या देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? भाई जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, दिवालिया और पागल भी नहीं है, सरकारी व्यक्ति भी नहीं है, 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका है, इसका मतलब तो यह सभी के सभी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं, वह देश के राष्ट्रपति बनने की योग्यता तो ये जरूरी है, लेकिन जब आप नामांकन पत्र भरने के लिए जाओ, नामांकन पत्र का मतलब होता है जब आप वो फॉर्म भरने जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, कुछ शर्त हैं उनका पालन करना होगा। जो शर्त हैं अगर वो बंदा पालन करता है तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो कौन सी शर्त हैं, तो उनके बारे में देखो राष्ट्रपति के लिए क्या शर्त होना अनिवार्य है। देश का आम नागरिक, याद रखना, देश का आम नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है, इसके लिए कुछ शर्त हैं। तो देखिए जरा शर्त के बारे में। शर्त देखिए, राष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो इसके लिए उसके पास होनी चाहिए 15,000 रुपये की राशि। भाई अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो 15,000 रुपये होने चाहिए। तो साहब 15,000 रुपये तो कहीं से भी ले आएंगे, सब हम तैयार हैं, लेकिन 15,000 रुपये नहीं, 15,000 रुपये के साथ साथ 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक। 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक चाहिए, और 50 क्या चाहिए, अनुमोदक। भाई 50 चाहिए प्रस्तावक और 50 से क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए, अनुमोदक। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक प्लस 15,000 रुपये की राशि जिस व्यक्ति के पास है वही व्यक्ति क्या कर सकता है, देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो सर ये बात तो हमको समझ में आ गई 15,000 रुपये वाली, लेकिन ये प्रस्तावक और अनुमोदक का ये हमें माजला समझ में नहीं है, ये क्या है? तो सुनना, प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब क्या होता है। मान लो मैं राष्ट्रपति का पर्चा भरने के लिए गया, तो मेरे पास पहले मेरे को 15,000 रुपये डिपॉजिट कराने होंगे, तो मैंने 15,000 रुपये जमा करवा दिए। फिर मेरे को फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म कब मिलेगा मेरे को? जब 50 व्यक्ति वहाँ पहले सिग्नेचर करेंगे। प्रस्ताव का मतलब 50 ऐसे व्यक्ति जो देश की संसद में बैठते हों। प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया, मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे साथ 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो देश की संसद में वर्तमान टाइम में बैठ रहे हैं, मतलब वहाँ वो सांसद हैं। वो जब सिग्नेचर करेंगे वहाँ पर, उसके बाद मेरे को फॉर्म मिलेगा। मैंने फार्म भर दिया, वापस जब मैं डिपॉजिट कराऊंगा फार्म को, उस समय इन 50 के अलावा मेरे पास 50 और नए सांसद होने चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि 100 मेरे पास ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो देश की संसद में बैठते हो और उनका यह कहना हो कि हाँ, हमारी तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव यही व्यक्ति लड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर वह व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब क्या हो गया, उसके पास क्या होने चाहिए, कुल मिलाकर कितने सांसद होने चाहिए, 100 सांसद होने चाहिए जो कहाँ बैठते हो, तो देश की संसद में बैठते हो। तो वही व्यक्ति किसका चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये शर्त है। अब आपको बताइए राजस्थान के अंदर कितने सांसद आते हैं, टोटल 35 सांसद हैं। 25 तो लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। अपने को चाहिए कितने, 100। अपने को तो अपना सांसद नहीं जानता है कौन है हम, इसलिए अपन देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को कुल मतों का, यदि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को कुल मतों का 16.66% या 1/6 भाग मत ना मिले, 1/6 भाग मत ना मिले तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अपने भाषा में बोलते हैं उनकी जामनी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी।
अपने भाषा में बोलते हैं कि भाई उस व्यक्ति की जामनी जब्त हो गई। आपने नाम सुना होगा। जामनी का मतलब क्या हुआ? देखो मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए को 60% वोट मिला, बी को मान लो 30% वोट मिला, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और सी को फॉर एग्जाम्पल 10% वोट मिला। ये 3 हैं। अब जीता कौन इसके अंदर? ए जीत गया। इसने 15,000 रुपये जमा कराए थे, इसको वापस मिल जाएंगे। हारा कौन? बी और सी, ये दोनों हार गए। बी हार गया लेकिन फिर भी इसको 15,000 रुपये जो इसने चुनाव के समय जमा करवाए थे वो इसको वापस मिल जाएंगे। लेकिन सी को जो 15,000 रुपये जमा कराए थे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि सी को कितना % वोट मिला है? 10। कम से कम कितना % वोट होना चाहिए? तो कम से कम 16.66% मत आने चाहिए, और आया कितना इसको? 10% वोट आया। इसलिए क्या हुआ? इसलिए क्या होगा? इसकी जामनी क्या हो जाएगी? सी की जब्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो प्रश्न आता है यदि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को कितने % मत प्राप्त न हो तो उसकी जामनी जब्त हो जाती है। तो आपको कितना करना है? 16.66%, या जितने भी वोट आए हैं उसमें कितने का भाग दे दो? 6 का भाग दे दो। ना मिलते तो उसकी जामनी क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ठीक है, ये आप अप्लाई करोगे शर्त, तभी आप किसका चुनाव लड़ सकते हो? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? शपथ की, कि भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उनके बारे में देखिए, ये शपथ वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बताना जरा। जैसे बात की जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये नेवी, ये एनडीए, ये एयरफोर्स, ठीक है, ये आर्मी, सब एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो जो देश के राष्ट्रपति हैं इन्हें पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस या जो मुख्य न्यायाधीश हैं इन्हीं के द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है। आपको पता है एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश में कितने हैं? 1। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसमें कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में? 34, 34 न्यायाधीश हैं। 34 में से एक तो है मुख्य न्यायाधीश, 33 हैं अन्य न्यायाधीश। और जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है वर्तमान में? शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे हैं। और उन्हीं के द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाएगी, अगर वर्तमान की बात की जाए तो। हमेशा याद रखना, शपथ कौन दिलाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करें वेतन कि साहब राष्ट्रपति को पेमेंट कितना मिलता है। तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है। और वेतन भी कैसा होता है? टैक्स फ्री। भाई वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को वेतन देते हैं प्रति महीने का, और वो भी टैक्स फ्री मिलता है। इसके अलावा उनको रहने के लिए घर, ठीक है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सब कुछ मिलता है। और अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन कितनी मिलेगी? तो पेंशन मिलेगी मूल वेतन बट्टा 2। जैसे मान लो रामनाथ कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद क्या हो जाएंगे? रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो रिटायरमेंट मान लो रिटायरमेंट के समय उनकी वेतन 5 लाख रुपए था, ठीक है। अब रिटायरमेंट से लेकर जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उनको हर महीने का 2.5 लाख रुपए मिलेगा पेंशन के रूप में, क्योंकि मूल वेतन कितना आज उनको 5 लाख मिल रहा है। जैसे वो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनको आधा मिलेगा, आधा बोले तो 2.5 लाख रुपए प्रति महीने का उनको वेतन दिया जाएगा। तो अर्थात मूल वेतन बता क्या हो जाएगा? 2, और वेतन 5 लाख रुपए। और शपथ किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और देखो इसके अलावा आगे डिस्कस किया जाए तो देखिए जरा, अब बात करते हैं निवास स्थान की। राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है, राष्ट्रपति कहाँ निवास करते हैं? तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति भवन में निवास करते हैं। ये सर ये कोई बताने की बात थोड़ी है, तो सबको ही पता है। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेगा तो वो सुनना जो एग्जाम में आया है। प्रश्न ये आया है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति भवन है रायसीन पहाड़ी पर। कहाँ पर है? रायसीन पहाड़ी पर है। अब ये रायसीन पहाड़ी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत देश का राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। ये नेवी के अंदर प्रश्न आ चुका है कि भारत देश का राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, तो रायसीन पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा गया है
कि राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने दिया। एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है कि राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने दिया, ये भी नेवी के अंदर पूछा गया है। ये दोनों प्रश्न नेवी के अंदर पूछे गए हैं। हालांकि रायसीन फाड़ी वाला तो एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है कि जो देश के राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है, तो रायसीन फाड़ी नई दिल्ली में। और इस राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने दिया, तो एडविन लुटियंस। किसने दिया, एडविन लुटियंस के द्वारा दिया गया। एडविन लुटियंस किसने दिया, एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का क्या दिया है, नक्शा देने का कार्य किया है। इन्हीं के नक्शे के आधार पर अपने देश का राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। अब देखो एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि भारत देश के राष्ट्रपति भवन में निवास करते हैं, तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति कहाँ निवास करते हैं। भाई अपने देश के राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति भवन में निवास करते हैं, तो अगर यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमेरिका देश के राष्ट्रपति कहाँ निवास करते हैं, तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति कहाँ निवास करते हैं, व्हाइट हाउस में। कहाँ निवास करते हैं, व्हाइट हाउस के अंदर निवास करते हैं। तो दो बातें हो गई अमेरिका की और भारत को लेकर। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का। भारत के राष्ट्रपति का रहने का स्थान राष्ट्रपति भवन, उनका हो जाएगा व्हाइट हाउस। भारत देश में एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका देश में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये तो शपथ हो गई, ये वेतन हो गई, ये पेंशन हो गई, ये निवास स्थान हो गया। जो भी आपके सामने लिखी गई बातें हैं ये सारी एक से बढ़कर एक एग्जाम में आने लायक हैं 100%, क्योंकि आने वाली जो एयरफोर्स की एग्जाम है उसके अंदर लगभग आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट के अंदर आपको मिल सकता है प्रश्न कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जरूर पूछा जाता है, हर बार ऐसा आया है कि शिफ्ट कोई भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जब मैं शिफ्ट में उसी में, लेकिन ओवरऑल किसी भी शिफ्ट में एक प्रश्न आ सकता है, और वो जरूरी नहीं है वो शिफ्ट आपकी नहीं है, वो आपकी भी शिफ्ट हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ से यादें रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखो इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब अपन बात किसकी करेंगे, ये तो हो गई शपथ की। अब बात करेंगे त्यागपत्र। अगर मान लो राष्ट्रपति समय से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे। मान लो देश के जो माननीय राष्ट्रपति हैं अगर ये समय से पूर्व त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र किसको सौंपेंगे। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो आए हुए जो प्रश्न है ना वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो त्यागपत्र बताओ, देश के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को। देश के जो माननीय राष्ट्रपति हैं ये त्यागपत्र अपना किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपने का कार्य करते हैं। मान लो बाय द वे उपराष्ट्रपति नहीं है, मान लो बाय द वे उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, जैसे मान लो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप दिया, मान लो उपराष्ट्रपति बाय द वे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसको सौंपेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब हटाएंगे कैसे, क्या सर राष्ट्रपति को समय से पहले हटा सकते हैं क्या। भाई एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि देश के राष्ट्रपति जो हैं उन्हें समय से पूर्व हटाया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो देश के राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देश के राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। यह भी एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। ठीक है, और देखो अब जो महाभियोग है ये महाभियोग किसके द्वारा लाया जाता है, या महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में कौन से देश से ली गई है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका देश से ली गई है। कौन से देश से ली गई है, अमेरिका देश से ली गई है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप सुनो, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन महाभियोग, दूसरा ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन संकल्प प्रस्ताव, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, महाभियोग करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, अमेरिका। तीसरा प्रश्न, महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा लाया जाती है, यह महाभियोग किसके द्वारा लाया जाता है, देश के संसद के द्वारा, पहला ऑप्शन, देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा, देश के आम नागरिक के द्वारा,
या देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। मतलब कौन हटा सकता है, संसद हटाएगी, ठीक है, या प्रधानमंत्री उठाएंगे, या उपराष्ट्रपति उठाएंगे, या देश के आम नागरिक हटाएंगे। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाएगा? संसद के द्वारा लाया जाएगा। देश के आम नागरिक के द्वारा महाभियोग नहीं लाया जाता है, ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जाता है, ना ही उपराष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। अब संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कई बार कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा लाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किस सदन के द्वारा लाया जाता है? पहला ऑप्शन लोकसभा के द्वारा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन दोनों सदनों के द्वारा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? मान लो आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो आप उससे हटाने से कितने दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी? तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। तो प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने लाने से कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। जैसे आप 14 दिन पहले सूचित कर देंगे, उसके बाद आप 15वें दिन आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। 6 प्रश्न बन गए, 6 के 6 एग्जाम में आए हुए हैं। अपना डिफेंस की हो, चाहे नेवी की आ जाए बात, चाहे एयरफोर्स की आ जाए, चाहे एनडीए की आ जाए, चाहे आर्मी की आ जाए, तो हर दृष्टि से आपके लिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? जैसे मैं बात करूं, पहला महाभियोग किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। कौन से देश से ली गई है? अमेरिका देश से ली गई है। ठीक है, महाभियोग कौन लेकर आता है? संसद लेकर आती है। 3, चौथा प्रश्न, संसद का कौन सा सदन लेकर आ सकता है? कोई भी सदन लेकर आ सकता है। 5वां प्रश्न, कितने दिन पहले सूचना देनी अनिवार्य है? 14 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है। और वर्तमान समय तक, छठा प्रश्न, वर्तमान समय तक ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा चुका है? वर्तमान समय तक ऐसे देश के कितने राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा चुका है? तो आपको याद रखना है, वर्तमान समय तक एक भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग लाया जा चुका है। अर्थात कहने का मतलब है, हटाने तो दूर की बात है, आज तक किसी भी देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। ये होती है राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया। अब महाभियोग होता क्या है, कैसे पारित होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स की बात की जाए तो ऐसा कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कि सर कैसे हटाएंगे कैसे नहीं हटाएंगे। बताने को तो अपन ऑफलाइन बैचेज की बात करते ही हैं, लेकिन अपने पास यहाँ टाइम बहुत कम है, एग्जाम आने वाली है, इसलिए उस चक्कर में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको 10 मिनट खराब हो जाएंगी, इसलिए उस चीज़ को वहीं रहने देते हैं, वो एग्जाम में पूछेंगे नहीं। तो आपको मेन जो महाभियोग के बारे में बातें हैं वो आपको यहीं से याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा आगे जिक्र किया जाए महाभियोग के बारे में, तो देखो ये तो हो गई महाभियोग के बारे में परिचर्चा। अब मान लो, क्या देश के राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है क्या? अपने देश के जो माननीय राष्ट्रपति हैं, इनका पद खाली रह सकता है क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, देश के राष्ट्रपति का पद 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो कोई देश के राष्ट्रपति हैं, अपने देश के राष्ट्रपति मान लो रामनाथ कोविंद हैं, मान लो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अभी मान लो जस्ट त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी 1 घंटे में चुनाव करवा कर नए राष्ट्रपति बन जाएंगे, संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब देश के राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में खाली हो जाता है, कोई भी कारणवश, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति को हटा दे, तो ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में रिक्त होने पर क्या होगा? अगर रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में रिक्त हो जाए तो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन? देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो देश के क्या बनेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो देश के क्या बन जाएंगे? तुरंत प्रभाव से क्या बन जाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो देश के राष्ट्रपति के मान लो पद खाली हो गया, सपोज करो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, देखो आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं,
जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, ये देश के राष्ट्रपति हैं। मान लो इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। त्यागपत्र देते इनका पद क्या हो गया? खाली। अब अपने देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान के अंदर वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। अब वेंकैया नायडू क्या करेंगे? इन रामनाथ कोविंद की जगह पद क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। और वो क्या कहलाएंगे? वो देश के कौन से राष्ट्रपति कहलाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। मतलब आज अगर पद खाली हुआ है तो महीने में, 1.5 महीने में जब भी दोबारा चुनाव होंगे तो नया राष्ट्रपति बनेगा। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और वो क्या कहलाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। ठीक है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने महीने तक बन सकते हैं? 6 माह तक। भाई कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने माह तक बन सकता है? 6 माह तक ही बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से 6 महीने काउंट कर लो। मान लो आज राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है, आज से 6 महीने काउंट कर लो। 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है, अर्थात नया राष्ट्रपति बनाना अनिवार्य है। और इन 6 महीनों के भीतर भीतर कौन देश का राष्ट्रपति बनाएगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। वो क्या कहलाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। मान लो बाय द वे उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो और राष्ट्रपति, मान लो इन दोनों का पद क्या है? रिक्त है। मान लो दोनों का पद ही खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर भाई अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो ऐसी स्थिति के अंदर देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या करेगा? इसके पद को संभालने का कार्य करेगा। और मैंने बताया कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बन जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने माह तक रह सकते हैं? 6 माह तक रह सकता है। और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और देखो इसके बारे में आगे देखें। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में हो गया। तो अब एग्जाम में कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं? एग्जाम में 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, देश का राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? देश के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा प्रश्न, कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने माह तक रह सकता है? तो कितने माह तक रह सकते हैं? 6 माह तक रह सकता है। ठीक है। चलो और देखो, और राष्ट्रपति के बारे में नॉर्मल चीजें लगभग राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया जाए तो राष्ट्रपति के लगभग 40-50% कंप्लीट हो चुका है। और इनके बारे में और नॉर्मल सी जानकारी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर, अब ये एग्जाम में ये आया हुआ है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटारा कौन करता है? मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो जाए? विवाद हो जाए, तो विवाद होने पर निपटारा कौन करता है? पहला ऑप्शन चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन संसद, चौथा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे अटपटे एग्जाम के अंदर ऑप्शन देता है एग्जामिनर। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटारा कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर उसका क्या किया जाता है? निपटारा करने का कार्य किया जाता है। ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है। एग्जामिनर बिल्कुल इजी सा देगा। अब देखो बच्चे क्या करके आता है? निर्वाचन आयोग करके आएगा। निर्वाचन आयोग क्यों करके आएगा? क्योंकि अपने को पता है कि देश में चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है या निर्वाचन आयोग करवाता है। तो चुनाव कराएगा, वही विवाद का निपटारा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देश के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गई राष्ट्रपति कौन बनता है, कैसे बनता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। अब अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के पावर, अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति को क्या क्या पावर दिए जाते हैं या राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, वो देखो। राष्ट्रपति की शक्तियां,
ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जिक्र किया जाए तो अपन 5 से 6 घंटे लगातार अगर पढ़े, मतलब 5-6 क्लास के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियां कंप्लीट होती हैं। लेकिन अपन तो राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स की बात की जाए तो नॉर्मल सी अपनी 10 से 15 मिनट की राष्ट्रपति की शक्ति है, मतलब 20 मिनट मान लो, आधी क्लास मान लो, लगभग आधी क्लास के अंदर अपनी राष्ट्रपति की शक्ति कंप्लीट हो जाएंगी। वही राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाऊंगा आपको जो एग्जाम में आई हुई हैं और आगे भी आने की संभावना है। वो वेस्ट वाली शक्तियों के बारे में नहीं करेंगे। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख जैसे मान लो बड़ी एग्जाम होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, शिक्षक की एग्जाम, उनके अंदर आता है, अपने नॉर्मल एयरफोर्स नेवी के अंदर नहीं पूछी जाती हैं। तो नेवी एयरफोर्स में पूछी जाने वाली हैं, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, और मैं पहली राष्ट्रपति की जो शक्ति पढ़ाऊंगा वही एग्जाम के अंदर आई हुई है, और अब की बार आई थी नेवी के अंदर, और पिछली बार 2019 के अंदर भी एयरफोर्स में भी आई थी और नेवी में भी आई थी। मतलब बीते 1 साल के अंदर 4 बार या 3 से 4 बार प्रश्न आ गया। तो देखो कौन सी आप सबको आता भी है। पहला शक्ति, राष्ट्रपति राज्यसभा में, राष्ट्रपति राज्यसभा सदन में, राष्ट्रपति राज्यसभा सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब ये बात एग्जाम नेवी 2020 लगी थी, इंडियन एयरफोर्स 2019, मतलब ये बीते 1 साल में 2 से 3 बार एग्जाम में प्रश्न आ गया। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछ सकता है। मतलब 1 साल की बात कर रहा हूँ, हालांकि आया तो बहुत बार है, लेकिन मैं फिर 2 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो प्रश्न क्या है कि देश के जो राष्ट्रपति हैं और देश का जो राज्यसभा सदन है, इसके अंदर कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। मैंने कल भी आपको डिफरेंस बताया था, मनोनीत और निर्वाचित में क्या डिफरेंस होता है। मनोनीत का मतलब हो गया जो वोट देकर चुना जाता है वो तो क्या कहलाता है? मनोनीत कहलाता है। और जो बगैर वोट के आता है सदन के अंदर वो क्या कहलाता है? मनोनीत कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोनीत कहलाता है। और जो वोट देकर चुना जाएगा वो क्या कहलाएगा? निर्वाचित कहलाएगा। अर्थात में कोई भी व्यक्ति जिसको वोट देकर चुना जा रहा है वो निर्वाचित हो गया, बगैर चुनाव किया गया वो मनोनीत हो गया। अब राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? आप सबको पता है कि राज्यसभा सदन के अंदर 245 सदस्य हैं। कितने हैं? 245 हैं। 245 में से 233 तो होते हैं निर्वाचित और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये कौन होते हैं ये सदस्य? ये कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देते हैं उन व्यक्तियों को देश के राष्ट्रपति महोदय डायरेक्ट राज्यसभा सदन में क्या करते हैं? मनोनीत करने का कार्य करते हैं। 3 टाइप से प्रश्न हैं, तीनों टाइप सुने। पहला टाइप, देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2, 12, 14, 15, कितने भी ऑप्शन आ सकता है। आपको कितना करना है? 12। दूसरा प्रश्न, टाइप संख्या 2 क्वेश्चन की किस प्रकार से पूछा जाएगा? देश के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को किस सदन में मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, ऐसे ऑप्शन देगा। आपको करना है राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये जैसे ऐसे ऑप्शन देगा। आपको क्या करना है? राष्ट्रपति। 3 टाइप हैं, इसी टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। पिछली बार, अब की बार नेवी में इस प्रकार से पूछा गया था कि देश के राष्ट्रपति राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आपको बताना था 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा में, राष्ट्रपति लोकसभा में, लोकसभा सदन में, लोकसभा सदन में 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन बोल दो या हिंदी में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि देश के राष्ट्रपति लोकसभा सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। टाइप 3 ही है, तो लोकसभा सदन में कितने को मनोनीत करेंगे? 2 को करेंगे। ठीक है, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा
कि सदन के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो लोकसभा के अंदर तो दोनों जो आपके नाम में शक्ति हैं, इससे 3 प्रश्न बनते हैं, 6 प्रश्न बन गए। एंग्लो इंडियन का मतलब हो गया आंग्ल भारतीय, जिसके माता पिता में से एक तो भारत का हो और एक इंग्लैंड देश का नागरिक हो, वो क्या कहलाएगा, उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी, एंग्लो इंडियन कहलाएगी। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में देखो। लोकसभा के अंदर वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 545। अब 545 में से 543 सदस्य तो क्या होते हैं, निर्वाचित, और 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत। भाई 543 तो होते हैं निर्वाचित, 2 होते हैं मनोनीत। ठीक है, राज्यसभा सदन के अंदर 233 तो होते हैं निर्वाचित और 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, अब देखो वर्तमान में अगर आपको पूछे कि 2 एंग्लो इंडियन कौन है, तो वर्तमान में कोई 2 एंग्लो इंडियन नहीं है। तो पिछली लोकसभा थी, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो 16वीं लोकसभा थी, उसके अंदर 2 थे, एक तो रिचर्ड है, एक जॉर्ज बेकर है। लेकिन वर्तमान समय तक जो नवीनतम 17वीं लोकसभा है, इसके अंदर अभी तक किसी भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया गया है। जब भी किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी पावर हो गई, ये अपनी 2 शक्ति हो गई, तो इंपॉर्टेंट है। और दोनों के दोनों 2019 और 2020 जो सेशन है, अर्थात जो 1 साल है, इसके अंदर चाहे नेवी की बात आ जाए चाहे एयरफोर्स की बात आए, दोनों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी पावर आपको समझ में आई, नहीं आई, आई थिंक आई होप सबको समझ में आया है। इसी प्रकार से दोस्तों पढ़ते रहना है निरंतर। जब तक निरंतर पढ़ाई नहीं करोगे तो अपना काम नहीं बनेगा। ये क्लासेज जो आपके लिए अपनी डिफेंस संस्था है जो अवेलेबल करवा रही है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही साथ आपको सभी के सभी टीचर, जिसके माध्यम से हजारों बच्चों ने सिलेक्शन दिया, वो आपको एक साथ पढ़ाने को मिल रहे हैं। तो ऐसे टीचरों का भरपूर फायदा उठाओ, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो निरंतर पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।